हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस नए वीडियो सेशन में स्वागत है। हम हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, पीपल एज रिसोर्सेज। पीपल एज रिसोर्सेज। अभी तक हमने इसमें काफ़ी एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं। प्रीवियस में हमने क्या क्या डिस्कस किया है ये तो आपको पहले की वीडियो में पता लग ही गया होगा। फिलहाल क्योंकि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें से एक चीज़ हमने डिस्कस कर ली है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया, रीजन, कंट्री के लोगों की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। इसमें हम बेसिकली 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जहां आपके सिलेबस में हम 2 ही डिस्कस कर रहे हैं। पहला एजुकेशन, दैट already has been discussed. Now we will discuss the second factor, that is health. मतलब हमने एक एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस कर लिया, एजुकेशन। देखो, ये बात तो आप शुरू से सीखते आ रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया, रीजन, कंट्री के पीपल्स को यदि आपको लाइबिलिटी से एसेट में चेंज करना है, देन यू हैव टू गिव देम प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी। तो एजुकेशन हमने सीख लिया, अब हम पूरा फोकस करेंगे हेल्थ पर। तो हेल्थ से रिलेटेड वही कुछ छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ये सब कई चीज़ें, कई एस्पेक्ट आप इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज हेल्थ? व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? हेल्थ कुछ नहीं है। हेल्थ जो है वो एक ऐसी कंडीशन है, वो एक ऐसी शर्त है, या वो एक ऐसी हेल्पफुल फैक्टर है जिसमें कि लोगों को या किसी पर्सन को अपने पोटेंशियल और अपने एबिलिटी को रियलाइज करने का साहस मिलता है, तथा जो अपनी इलनेस है, जो बीमारी है, उससे लड़ने में सहायता मिलती है। मतलब यदि मैं समराइज वे में करूं तो हम इसको लिख सकते हैं, हेल्थ इज ए कंडीशन, ए फैक्टर विच इज कंट्रीब्यूट और विच इज हेल्प ए पर्सन टू realize his potential. And the ability to fight इलनेस। अब आपको अच्छे से स्वास्थ्य क्या है ये समझ में आ गया होगा। स्वास्थ्य वह स्थिति या परिस्थिति है जिससे कोई भी पर्सन अपने पोटेंशियल और अपने एबिलिटी को रियलाइज करता है कि वो इलनेस से लड़ सके। चलो जी, अब अगली चीज, ये जरूरी क्यों है? वैसे जरूरी होने के तो कई चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जरूरी होने का सबसे पहला कारण है, यदि कोई भी अनहेल्दी पर्सन रहेगा तो वो क्या रहेगी? लाइबिलिटी। क्या रहेगी वो? लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि यदि कोई अनहेल्दी पर्सन है तो वो अपने फुल पोटेंशियल और फुल एबिलिटी के अनुसार काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हेल्थ इश्यू उसकी परफॉर्मेंस में बार बार
व्यवधान पैदा करेंगे, डिस्टरबेंस पैदा करेंगे। तो अनहेल्दी पर्सन इसलिए लाइबिलिटी होता है। और हमें तो लाइबिलिटी चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, इसका बिल्कुल अपोजिट, एसेट। एसेट कब हो सकता है, जब हम प्रॉपर हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो अनहेल्दी जो पर्सन है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ की वो काम करता है वहाँ के लिए लाइबिलिटी में बदल जाएगा यदि वो अनहेल्दी है। और इसके अलावा हेल्थ जो है वो एक बेसिस या एक ये बोलो कंपल्सरी चीज है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी, किसी भी पर्टिकुलर एरिया या किसी भी कंट्री की वेल बीइंग को इंश्योर करने में। मतलब क्या हुआ इसका, यानी यदि किसी परिवार के आप एग्जांपल ले लो, किसी परिवार के सभी सदस्य हेल्दी हैं, इसका मतलब यह एक फैक्टर होगा कि वह परिवार वेल बीइंग कंडीशन में रह रहा है या अच्छी कंडीशन में रह रहा है। तो इससे क्या सीख मिली, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी परिस्थिति में हमें, क्योंकि हेल्थ का तो फायदा ही फायदा हो रहा ना, तो किसी भी कंडीशन में कोई भी कंट्री जो है या कोई भी सोसाइटी जो है, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो प्रियोरिटी देगी। किसको, प्रियोरिटी किसको देगी, टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस, टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। और कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट या सोसाइटी के जो एनजीओज हैं वो अलग अलग स्कीम चलाते हैं सोसाइटी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो क्यों चलाते हैं, क्यों, ताकि हम लाइबिलिटी से बचें और एसेट में तब्दील करें हर चीज को। अब हम हमारे देश की बात करें, हमारे देश की विभिन्न सरकारें, कोई भी सरकार हो, समय समय पर जो वो अपनी नेशनल पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं, नेशनल पॉलिसी बनाते हैं, वो अपनी राष्ट्रीय नीति, उसमें हेल्थ को विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इस हेल्थ पॉलिसी में, नेशनल पॉलिसी के रिलेटेड हेल्थ पॉलिसी बनाएंगे, उसमें उनका पूरी तरह से एम होगा, पूरी तरह से फोकस होगा किस पे, इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। मतलब कि सभी लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो, एक्सेस हो, किसके पास, हेल्थ फैसिलिटी के पास। हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है उनमें ज्यादा से ज्यादा एक्सेस हो लोगों का, मैक्सिमम एक्सेस ऑफ द पॉपुलेशन टू द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इसके अलावा क्या इंश्योर करते हैं, फैमिली वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर और न्यूट्रिशनल सर्विस, न्यूट्रिशनल सर्विसेज। और इन सब चीजों को या इन सब चीजों पे एम जब किया जाता है किसी भी नेशनल पॉलिसी में, तो विशेष फोकस जो होता है वो होता है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन या अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन। क्या मतलब समझ में आया, मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्री की विभिन्न सरकारें जब नेशनल पॉलिसी बनाती हैं तो उनका पूरी तरह से फोकस होता है हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना या स्टेटस को इम्प्रूव करना। और इसमें उनका एम, उनका मोटो, उनका लक्ष्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्थ केयर फैसिलिटीज में एक्सेस हो, फैमिली वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो उनका बढ़ाया जाए। न्यूट्रिशनल लेवल मतलब उनको वो सारी आवश्यक चीज़ें मिलें जिससे वो बीमार पड़े ही ना। जैसे एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बैलेंस्ड डाइट इंश्योर करते हैं, इसमें निश्चित कैलोरी की मात्रा होती है, हर कैलोरी की मात्रा अर्बन एरिया में अलग
रूरल एरिया में अलग। न्यूट्रिशन लेवल में ध्यान रखा जाता है कि 2400 कैलोरी रूरल एरिया में और 2100 कैलोरी अर्बन एरिया में सुनिश्चित की जाती है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो रूरल एरिया में है वो 2400 कैलोरी प्रतिदिन कंज्यूम करे और ये 2100 कैलोरी कंज्यूम करे, तो वो बैलेंस डाइट या बिल्कुल पुवर्टी लाइन के अंडर में नहीं होगा। इससे न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाया जाता है। न्यूट्रिशन लेवल का बढ़ाने का मेन मोटिव ये भी है कि वो उनका हेल्थ इश्यू जो है वो हेल्थ स्टेटस अच्छा रहे तथा उन्हें किसी प्रकार की बीमारियों का सामना ना करना पड़े और वो देश की जीडीपी में, देश की ग्रोथ में अच्छे तरीके से क्या करें, कंट्रीब्यूशन करें। इसके अलावा इन सब चीज़ों को जब ध्यान किया जाता है तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन। भला ये क्या है? आप अंडर प्रिविलेज सेक्शन को समझ सकते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन, यानी जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है, जिनको ज़्यादा सहायता की जरूरत है, जैसे ST/STs कम्युनिटीज, प्रेग्नेंट वुमेन, इसके अलावा जो BPL के नीचे गरीब हैं वो, और सारी कोई भी जो नीडी सेक्शन है उसको हम अंडर प्रिविलेज सेक्शन कंसिडर करते हैं। और इनके लिए विशेष प्रोविजन किए जाते हैं। जब नेशनल पॉलिसी ड्राफ्ट की जाती है तो उनके हेल्थ रिलेटेड स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए स्पेशल कुछ पॉलिसी उसमें ड्राफ्टिंग में रखी जाती है। चलो, ये बात हुई नेशनल पॉलिसी की, मैंने आपको अच्छे से बताया। अब यदि हम आंकड़ों की बात करें, ये डेटा देखें, तो आंकड़ों की मदद से ये सामने आता है कि पिछले कुछ ओवर द 5 डिकेड्स मतलब एक डिकेड्स में 10 साल होते हैं ना, तो 5 डिकेड्स में कितने हो गए? 50 साल। यानी 50 सालों का यदि हम समराइज वे में अध्ययन करें तो ये सामने आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छे एफर्ट्स किए हैं। किस लिए? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी खासी मात्रा में डेवलप करने के लिए। मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी खासी मात्रा में इम्प्रूव किया गया है। अब एक समस्या, एक सवाल हमारे दिमाग में आएगा कि भैया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जोड़ सकते हैं, देखो, हेल्थ रिलेटेड जो फैसिलिटी जिनसे मिलकर बनती है उन्हीं को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। देखो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी चाहिए, डॉक्टर के अलावा नर्सेज भी चाहिए, नर्सेज के अलावा मेडिसिन भी चाहिए, क्रिटिकल केयर जो फैसिलिटीज होती हैं जैसे वेंटिलेटर, इसके अलावा बेड्स और अच्छी बिल्डिंग, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की लेबोरेटरी, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको अच्छी खासी मात्रा में बढ़ाया गया है। कब से? पिछले 50 सालों के दौरान। मतलब 50 साल पहले खराब स्थिति थी और आज अच्छी खासी स्थिति है। तो यदि हम एक ओवरव्यू देखें तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, आज़ादी के समय हमारा जो स्टेटस था वो पर स्टेट्स की बात करें या अलग हिसाब से हम बात करें तो मैं पूरी आपको वो बताता हूँ। तो 1951 में हमारे यहाँ 3 चीज़ें होती हैं: प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये जो थे तीनों, देखो तीनों याद रखना, पब्लिक हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये छोटे लेवल पे होता है, ये उससे बड़े लेवल पे होता है, और ये कम्युनिटी यानी ब्लॉक लेवल पर ये सामुदायिक विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय जो होते हैं वो इनको बोला जाता है। तो इनकी संख्याओं की यदि आप बात करें, टोटल मिलाकर टोटल थी उस समय 725। ये बढ़कर अगले 30 सालों में यानी 1981 में हो गई लगभग 57,000।
57,000। 2000 की आप बात करें, 2001 यानी लगभग इसके 30 साल बाद, तो इनकी संख्या हो गई 1,63,000। आज यदि आप बात करें, आज पर्टिकुलर यदि आप बात करेंगे तो आज टोटल इनकी संख्या हो रही है 1,84,000 के लगभग। तो देखो किस तरह से फैसिलिटी बढ़ रही है। वहीं यदि आप बात करें डॉक्टर्स की, तो शुरू में जब 1951 के समय डॉक्टर जो अवेलेबल थे वो थे 61,000। उसके बाद हो गए 2,68,000। उसके बाद हो गए 5,03,000। उसके बाद आज की यदि बात करें तो प्रेजेंट में हमारे यहाँ 8.5 लाख के लगभग डॉक्टर अवेलेबल है। अब ये मैंने अलग अलग चीज बताई आपको, जैसे 1951, 1981, 2001 और 2019-20। देखो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि देखो कितनी अच्छी कंडीशन हो रही है, कहाँ 725 से हम पहुंच गए 1,84,000 पे, तो बहुत अच्छी कंडीशन है। लेकिन बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि सिर्फ हेल्थ फैसिलिटी नहीं बढ़ रही है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजें बढ़ेंगी। क्या क्या? फैसिलिटी भी आपको बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा लोगों को एक्सेस करना पड़ेगा। आपका इनकम लेवल भी बढ़ रहा है, इनकम भी तो बढ़ रहा है, जीडीपी भी तो आपकी बढ़ रही है। तो इन सब चीजों का यदि हम एवरेज निकालें तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन और हमारी जीडीपी बढ़ रही है उस हिसाब से फैसिलिटियां ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं। हालांकि सरकार निरंतर इसमें प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें और भी अच्छा किया जा सकता है या और भी अच्छे की गुंजाइश है। तो ये कुछ आंकड़ों की सहायता से मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि हेल्थ क्या है, हेल्थ का इम्प्रूवमेंट क्यों जरूरी है, कैसे किया जा सकता है, और सरकार विभिन्न क्या क्या चीजें कर रही है। इसके अलावा सरकार और कई स्कीम भी हेल्थ रिलेटेड जारी करती है। समय समय पर अलग अलग जो सरकारें हैं वो अलग अलग फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड करती हैं, अलग अलग पॉलिसी बनाई जाती हैं, अलग अलग स्कीम्स इसमें इंट्रोड्यूस की जाती हैं। जैसे अभी आप बात करें तो नेशनल हेल्थ मिशन पहले हुआ करता था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन अर्बन एरिया के लिए अलग। इसके अलावा इसमें इंश्योरेंस स्कीम चलाई जाती हैं जिससे कि हाउस होल्ड के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, किसका? हेल्थ रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होता है उसको खर्चे को लेकर। तो ये सारी पॉलिसी और कुछ चीज़ें इसमें हैं। अब हम हेल्थ स्टेटस को मेजर कैसे करते हैं, तो उसमें कुछ टर्म्स होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहली टर्म है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, पहली टर्म ये हो गई। दूसरी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बहुत अच्छी बात। प्रीव्ड बर्थ रेट, ये सब क्या है मैं आपको बताऊंगा। बर्थ रेट। चौथा हो गया आपका प्रीव्ड डेथ रेट। इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब आपके सामने आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए कि मैं ये सब चीजें क्यों लिख रहा हूं। देखो किसी भी कंट्री की हेल्थ स्टेटस को पता करना होता है तो ये कुछ चीजें दी हुई हैं, इन्हीं के आधार पर लगाया जाता है अनुमान कि उस पर्टिकुलर कंट्री या उस पर्टिकुलर देश या राज्य या स्टेट या कोई भी एरिया है उसमें कैसी वहां की हेल्थ स्टेटस है। तो बात कर लेते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। देखो इनिशियली जब 1950 की बात करें तब हमारे यहाँ लाइफ, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होती है। ये होती है एवरेज ऑफ
एवरेज एज ऑफ द सिटीजन्स, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर देश की एक एवरेज वो एज होती है लोगों के जीने की, उसी को बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जीवन प्रत्याशा रेट। मतलब कितने साल तक वहाँ के लोग एवरेज तौर पर जीवित रहते हैं। तो 1950 के लगभग हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ लोग जीते थे 50 साल, यानी 50 साल हमारी यहाँ एवरेज थी एज। आज ये बढ़कर हो गई है लगभग 70 साल, 65 से 70 साल हो गई हमारी। तो ये किसका असर हुआ है? ये असर हुआ है अच्छी हेल्थ फैसिलिटी का, अच्छी तरह से उनको हेल्थ केयर दिया जा रहा है, उनकी किसी भी प्रकार की बीमारी को डायग्नोज किया जा रहा है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तभी तो लोग 50 से बढ़कर 70 साल तक जी रहे हैं एवरेज तौर पे। तो ये हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको रखा गया है। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है, इन्फेंट, इन्फेंट मतलब कोई भी जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चे जो पैदा हुए, पैदा होने से 1 साल के बीच की एज के जो बच्चे हैं उनका कितनी डेथ हो रही है, उसी को बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका क्या फॉर्मूला होता है, आप यहाँ रख दो टोटल जो बच्चे डेथ किए हैं, टोटल डेथ कब तक की, 1 साल तक की बच्चे, उससे ऊपर नहीं, 1 साल तक की। नीचे में रखो आप पॉपुलेशन और इसको काउंट करो 1000 से, तब आपकी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इससे पता लग जाएगा कि वहां प्रेगनेंसी से लेकर और बर्थ के समय जो फैसिलिटी दी जाती हैं वो किस लेवल की हैं, वो इससे पता लग जाता है। क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट से यहाँ ऊपर आप बर्थ रेट रख दो कि कितने बच्चे जन्म लिए, कितनी पॉपुलेशन है, उसको 1000 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा आपका क्रूड बर्थ रेट। वैसे ही सेम आप डेथ रेट को रख सकते हो, लेकिन डेथ में 1 साल इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, टोटल डेथ, कितनी डेथ हो रही है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पर 1000 कितने लोग मर रहे हैं, इसी को बोला जाता है क्रूड डेथ रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चे के जन्म के समय कितनी माताएं ऐसी हैं जो डेथ कर जाती हैं, उनकी संख्या पता करना ही मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। लेकिन ध्यान रहे, इसको निकाला जाता है 1000 पर और ये निकाला जाता है 10 लाख पर, यानी प्रति 10 लाख जनसंख्या में कितनी महिलाएं डेथ कर रही हैं, इसको बोला जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के हेल्थ स्टेटस को पता किया जाता है। अब क्योंकि ये सब चीजें बढ़ी हैं हमारे देश में, अब मैं आपको बता देता हूं कितनी है, ये 70 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो हमारे कंट्री में 1951 की हम बात करें तो 147 थी, मतलब प्रति 1000 147 बच्चे क्या कर जाते थे, डेथ कर जाते थे। लेकिन आज की यदि आप बात करें तो सिर्फ 30 है, घटकर कितनी आ गई, 30। तो ये बेटरमेंट ऑफ लाइफ है, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसीलिए तो कम बच्चे जन्म के समय मर रहे हैं। चलो जी, अगली क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट जो है वो हमारे यहाँ है 20, ये बढ़ी है। और डेथ रेट हमारे यहाँ कितनी आ गई, 6.2। पहले कितनी हुआ करती थी, ये हुआ करती थी 26 और आज आ गई 62। तो ये कुछ आंकड़े थे जिससे आपको पता लगता है कि किस प्रकार से हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटी बढ़ रही है। सिर्फ मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, आंकड़ों की सहायता से आपको ये चीज बता भी रहा हूँ। ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे कंट्री में यूनिफॉर्मली लागू हैं। किसी डेवलप्ड जो रीजन है जैसे केरला, साउथ इंडियन जो स्टेट हैं सदर्न पार्ट में, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इनमें अच्छी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ हर चीज़ें अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है। हमने एजुकेशन में देखो, हेल्थ में देखो,
जॉब्स में देखो तो हर चीज में वो क्या रहते हैं, आगे रहते हैं, क्योंकि लोगों में एजुकेशन का लेवल अच्छा खासा है। चलो इतनी चीजें हम डिस्कस करने के बाद में अब हम शिफ्ट करते हैं एक बर्निंग इश्यू हमारी सोसाइटी, या आप ये बोलो पूरे ग्लोबली जो सबसे बर्निंग इश्यू है वो है एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर रोजगार उनकी क्षमता के अनुसार मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन हम एम्प्लॉयमेंट नहीं, हम अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे। तो वही बात कि सबसे पहले डेफिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जिसमें लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन जब वो काम करने चाहते हैं तब उनको उनकी एबिलिटी के अनुसार काम ना मिले या ना दिया जाए, तो वो कंडीशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट की। मीन्स पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। मतलब जो चल रही ट्रेंड है जॉब्स का, वेजेस का, उस पर यदि किसी व्यक्ति या सोसाइटी के लोगों को काम ना मिले तो उसको बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। मैं लिख देता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट इज द कंडीशन वेयर पीपल हु आर विलिंग है ये ना, विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स। लेकिन फिर भी उनको काम ना मिले। अब देखो एक एक वर्ड पे आपको जाना है। यहां मैंने एक चीज लिखी है, गोइंग वेजेस। गोइंग वेजेस का मतलब ये होगा कि उस समय जो ट्रेंड है, उस समय जो इकोनॉमी में ट्रेंड चल रहा है वेजेस का, वो ऐसा नहीं कि कोई जाकर डिमांड करेगा कि तो मुझे पर डे 1 लाख रुपए दो, तो ऐसा नहीं होगा। उस समय जो वेज निश्चित की जाती है सोसाइटी में, उस पर वो एग्री हो फिर भी काम ना मिले, तो वो कंडीशन होगी अनएम्प्लॉयमेंट की। अब ऐसा नहीं है कि कोई जाकर बोले मुझे 1 लाख रुपए दो तब मैं काम करूंगा, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बोलेंगे। हाँ चलो, अब सिर्फ वेजेस का इश्यू नहीं, और भी कुछ इश्यू होते हैं जिनके आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये भी अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कोई डोमेस्टिक वर्कर है, कोई महिला है जो घर का काम करना चाहती है, घर छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती, तो क्या हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट में कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। और भी ऐसे कई केसेस होते हैं जिनको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं रखते। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो लागू होता है वो लागू होता है वर्क फोर्स पे। इससे क्या मतलब हुआ? देखो, वर्क फोर्स का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है, एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मानो कोई, हम हमारी पर्टिकुलर कंट्री की बात करें, ये अलग अलग कंट्री में अलग होता है। जैसे डेवलप्ड कंट्री होती है ना, वहां बोला जाता है 16 से 64 एज ग्रुप के बीच के जो लोग हैं वो वर्क फोर्स में आते हैं। हमारे यहाँ जनरली कंसिडर किया जाता है 15 से 59, मतलब 15 साल से नीचे का कोई व्यक्ति यदि काम करना चाहेगा और उसे काम ना मिले तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं करेंगे। सेम कंडीशन, कोई व्यक्ति 60 साल का हो गया फिर वो काम ढूंढने जाए, उसको काम ना मिले, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। समझ में आ गया आपको वर्क फोर्स का? वर्क फोर्स मतलब हो गया एज ग्रुप 15 to 59। इस एज ग्रुप के लोग काम ढूंढना चाहे और काम ना मिले तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर किया जाएगा। तो आपको एज ग्रुप का समझ में आ गया। और मेरे को एक चीज बताने आ रही थी, दिमाग में से स्लिप हो गई, चलो कोई बात नहीं, याद आई फिर बताता हूँ। अब अगली चीज इसमें ये हमें पता होनी चाहिए कि कितने टाइप होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। अनएम्प्लॉयमेंट वैसे तो 6 प्रकार की है, अभी हम आपके यहाँ 3 प्रकार के पढ़ेंगे। कौन कौन से? सीजनल, दूसरा डिसगाइज, डिसगाइज को अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। तीसरा होता है एजुकेशनल, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम अगले पेज पे शिफ्ट कर रहे हैं।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले पेज पे शिफ्ट कर जा रहे हैं धीरे से। हाँ, 3 प्रकार के हमने डिस्कस किए सीजनल। सबसे पहले हम सीजनल देख लेते हैं कि व्हाट इज सीजनल एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। उससे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो मैंने आपको प्रकार बताए, टाइप्स बताए अनएम्प्लॉयमेंट के, ये रूरल और अर्बन एरिया में अलग अलग इस प्रकार से स्पेसिफाई किए जाते हैं, अलग अलग कंडीशन या डिफर करते हैं, अलग अलग कंडीशन या ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर रूरल एरिया में ये मिलेगा तो वो हो सकता है कि अर्बन में मिले, ऐसा नहीं होगा। ये सब क्या करता है, डिफर करता है। चलो अब हम सीजनल को डिस्कस कर लेते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में होता क्या है कि जब पीपल जो हैं वो जॉब ढूंढना चाहते हैं वर्ष भर के लिए या पूरे समय के लिए, लेकिन उनको कुछ ऐसा समय होता है जिसमें उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। यही होता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, मतलब सीजन के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मिलना और बाकी नहीं मिलना। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट में होता क्या है, पीपल्स आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। लिख सकते हो आप, लेस जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स। देखो मैंने सम लिखा है, ऐसा नहीं है कि पूरा लिखा है। कुछ महीनों के लिए हो सकता है उनको काम मिले और कुछ महीनों के लिए हो सकता है उनको खाली घर बैठना पड़े। इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरी तरह से प्रिवेल करता है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में। एग्री सेक्टर में इस प्रकार का क्या मिलेगा आपको, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाएगा। कैसे, एग्रीकल्चर में क्या है कि कुछ निश्चित सीजन होते हैं, उन्हीं में वर्क फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे वो कौन कौन से सीजन हो सकते हैं, एट द टाइम ऑफ सोविंग, जब आप प्लांटेशन वगैरह करते हैं या बुआई कर रहे हैं तो उस समय आपको काम की जरूरत पड़ेगी। हार्वेस्टिंग के समय, हार्वेस्टिंग के समय आपको ज़्यादा आदमियों की जरूरत पड़ेगी। वीडिंग, जब उसमें वीडिंग की जरूरत होगी तब ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी। थ्रेसिंग, तो ये कुछ पर्टिकुलर स्थिति हैं जिनमें तो आदमी को काम मिलेगा, ऐसा लगेगा कि वो काम कर रहा है, या उनको दूसरे लोग भी, बड़े बड़े जो जमींदार लोग हैं उनको हायर करवा के ये सारी एक्टिविटी करवाते हैं। लेकिन खाली समय में, बाकी समय में क्या होता है, उनके पास कोई काम नहीं होता। यही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम शिफ्ट करते हैं डिसगाइज। दूसरा है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इसका मैं सिंपल अर्थ में बताऊं कि जहां डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां काम किया जा सकता है 3 आदमियों के द्वारा और वहां लगे हो 5 आदमी, मतलब 3 आदमी मिलकर भी प्रोडक्शन उतना ही करेंगे जितना कि 5 मिलकर कर रहे हैं। तो 2 जो आदमी हो गए ना वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में गिने जाएंगे। समझ में आ गया वो आपको। जैसे ये भी पूरी तरह से प्रिवेल करता है हमारे एग्री सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में होता क्या है कि जैसे कोई पर्टिकुलर खेत है, किसान है, उसके पास ये जमीन है, उस परिवार के में सदस्य हैं 8। अब इस पर्टिकुलर जो लैंड एरिया है, मानो 2 हेक्टेयर है, 3 हेक्टेयर है, इसमें वर्क फोर्स की जरूरत है सिर्फ 5, कि 5 आदमी मिलकर इसका काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि परिवार है, परिवार के सदस्यों को और कोई काम है नहीं, तो सारे इसमें लगे रहते हैं। तो इससे होगा क्या, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी नहीं, प्रोडक्टिविटी तो सेम रहेगी, लेकिन आप यदि देखेंगे तो जो प्रोडक्शन होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन इसमें बढ़ जाएगा। तो इसमें जो 3 लोग होंगे उसको हम बोलेंगे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 3 लोग
एक्स्ट्रा इसमें काम कर रहे हैं, यदि उनको हटा दिया भी जाए तो भी प्रोडक्टिविटी पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो ये कुछ समस्याएं और प्रकार हैं, प्रकार में ही समस्याएं छिपी हुई हैं और प्रकार में ही या इसके नेचर में ही उसके सॉल्यूशन छिपे हुए हैं। यदि आप गौर से इस पे मनन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो आपको समस्या, समाधान सब कुछ एक साथ नजर आएगा। अब अगला जो है वो है आपका एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, एजुकेशनल इसमें क्या होता है। अब मुझे आप जरा एक चीज बताइए कॉमन सेंस का यूज करके कि इस प्रकार का जो चीजें हैं एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट, ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा पूरी तरह से अर्बन एरिया में। इससे पहले मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, ये दोनों जो प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट हैं ये मिलते हैं रूरल एरिया में। क्या शहर में किसी प्रकार की खेती होती है? नहीं होती। तो ये तो कॉमन सेंस है ना, नहीं भी बताया तो आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अर्बन एरिया में एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट की समस्या क्या है कि शहरों में देखने को मिल जाता है कि बहुत से यूथ जिनके पास अलग अलग डिग्री होती हैं, हो सकता है वो मैट्रिकुलेशन की डिग्री ले रखी हो उसने, हो सकता है वो ग्रेजुएट हो सकता है वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, लेकिन ये क्या करते हैं, वहां शहरों में अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में रहते हैं। अच्छी डिग्री होती है लोगों के पास, फिर भी वो घूमते हुए मिल जाते हैं किस कंडीशन में कि उनके पास किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता। तो ये होता है एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है लेकिन फिर भी उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये किसका उदाहरण है? अनस्किल्ड, यानी उनके पास उतनी स्किल नहीं है। यदि स्किल होते तो उनको कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर या किसी इंडस्ट्री वगैरह में कहीं ना कहीं काम मिल ही जाता, लेकिन वो क्या रहा है कि प्रॉपर स्किल उनमें इनकलकेट हो नहीं पाती या डेवलप हो नहीं पाती, तो कारण क्या रह जाता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। इससे पहले एक चीज, डिसगाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये ऐसा नहीं है रूरल एरिया में, कुछ अर्बन एरिया में भी ये देखने को मिल जाता है। कैसे? जैसे अर्बन एरिया में क्या होता है, कुछ थड़ी लगाने वाले होते हैं, कुछ ठेला चलाने वाले होते हैं, कुछ रिक्शा चालक होते हैं। उनके पास क्या होता है कि ज्यादा लोग, पूरे परिवार उसमें लगे रहते हैं। जैसे कहीं सब्जी की दुकान खोल के बैठे हैं तो उसमें देखने को मिलता है सारे लोग उसमें परिवार के लगे बैठे हैं, सेल हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये भी तो एक प्रकार का डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। तो चलो ये मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको मैंने बता दी। फिलहाल हमने तीनों टाइप डिस्कस कर लिए। एक और चीज, एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जो है वो दिन पे दिन इंक्रीज करती जा रही है। कारण क्या है, हमारे यहाँ लोगों का एक्सेस बढ़ रहा है, किसमें? एजुकेशन में। ज्यादा से ज्यादा लोग आप देखेंगे, पहले आज से 10-20 साल पहले देखेंगे तो कम लोग ग्रेजुएशन करते थे, आज तो सभी लोग लगभग ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं। और भी इसके इतर एक हम एग्जाम्पल डिस्कस करें जिसको बोल सकते हैं पैराडॉक्सिकल एग्जाम्पल, कॉन्ट्राडिक्टरी या एग्जाम्पल के रूप में हम डिस्कस करें तो क्या होता है कि ये कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री है तो, और इसी के पास दूसरी फैक्ट्री है, तो इस फैक्ट्री में क्या होगा कि लेबर इंटेंसिव है, यानी ज्यादा लेबर की जरूरत है, स्किल्ड लेबर। देखो लेबर सबको स्किल्ड चाहिए, लेकिन होता क्या है कि इनके पास प्रॉपर स्किल्ड नहीं होने के कारण इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में आदमियों की कमी होगी, मैन पावर की कमी होगी, लैक ऑफ मैन पावर। अब उसको पूरा करने के लिए ये एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको रिक्रूट नहीं किया जाता क्योंकि इनके पास प्रॉपर स्किल नहीं होती। तो देखो दो कंडीशन एक साथ हो रही है, आदमी आ रहा है फिर भी मैन पावर की कमी है। तो यही तो पैराडॉक्सियल एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा था। आपको समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर कोई फैक्ट्री है, उसमें मैन पावर की कमी है, सप्लाई भी जारी है, लेकिन फिर भी वो उन सब चीजों को कैटर नहीं कर पा रहे। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, हमने पैटर्न डिस्कस कर लिया, समस्या डिस्कस कर ली, एक
इसका जनरल नेचर डिस्कस कर लिया। अब समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, समस्याएं क्या होंगी। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट किसी पर्टिकुलर कंट्री में होगा। आज हम बात करते हैं हमारी कंट्री की, तो हमारी कंट्री में यदि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो इससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होगा वो क्या होगा। पहला, वेस्टेज ऑफ मैन पावर, है कि नहीं। मैन पावर का वेस्टेज है, खाली पड़े पड़े पूरा दिन निकाल देते हैं, उनका किसी प्रकार से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो मैन पावर का जो है वो क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। मैन पावर रिसोर्सेज, मैन पावर नहीं रिसोर्सेज, मैन पावर का क्या हो रहा है, वो हो रहा है। दूसरा, एसेट जो है, जो कि हम एसेट बना सकते हैं, वो टर्न कर रही है किसमें, लाइबिलिटीज में। तो ये मेरे को आपको बताना था कि किस तरह से लाइबिलिटी में बदल जाती हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार यही आपको बताता चला रहा हूँ। इसके अलावा यूथ जो है, जो कि किसी भी देश के डेवलपमेंट में सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन जिनका होता है, उनके बीच में क्या होता है, होपलेसनेस आ जाती है, डेस्पेयर यानी निराशा की एक भावनाएं उनमें जनरेट हो जाती है। तो बड़े बड़े क्राइम रेशियो भी इससे बढ़ जाते हैं। होगा क्या, इंक्रीज क्राइम इन द सोसाइटी। क्यों, आपको पता है किसी को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो गलत दिशा में जाएगा। और भी कई गलत एक्टिविटियां, जैसे अल्कोहल का वो इस्तेमाल करने लग जाते हैं, इंटॉक्सिकेंट जो चीजें हैं उनका वो क्या करने लग जाते हैं, इस्तेमाल करने लग जाते हैं। और इसके अलावा इनके पास इनफ मनी नहीं होती, इनफ मनी का अभाव देखने को मिलता है। किनके पास, जो पर्टिकुलर कोई यूथ होगा और जिसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, मनी की कमी मिलेगी, नॉट इनफ मनी। तो होगा क्या, वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अपने फैमिली को, फैमिली। देखो मैंने इसमें गलत लिखा है, तो आप इसमें लिख सकते हैं नो एनफ मनी एंड दैट्स वाई दे कैन नॉट सपोर्ट देयर फैमिली। एक ये चीज। इसके अलावा सोशल वेस्ट का एक कंसेप्ट होता है, वो कैसे होता है, देखो सोशल वेस्ट क्यों होगा इसका मैं आपको पूरा बताता हूं। जब कई बार होता क्या है सोसाइटी में कि जो पर्सन होता है वो देखने को तो एजुकेटेड होता है, डिग्री के बेस पे उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, लेकिन उसके पास स्किल नहीं होती। यानी वो अच्छा एम्प्लॉयमेंट हासिल कर लेता है, लेकिन जो उसका आउटपुट रहेगा वो कहीं ना कहीं सोसाइटी पर प्रभाव डालेगा। यही कारण बनता है सोशल वेस्ट का। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज करेगा आपका किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पर इकोनॉमिक लोड, इकोनॉमिक ओवरलोड। अब ये कैसे होगा, जैसे मानो बहुत सारे लोग खाली हैं, उनको काम नहीं दिया जा रहा, अधिकतर पॉपुलेशन ऐसे ही है, तो होगा क्या, उनको खाने के लिए और उनकी जो बेसिक अमेनिटीज, बेसिक फैसिलिटी हैं, उनको पूरा करने का काम तो सरकार का होगा, और सरकार पर इससे क्या पड़ेगा, ज़्यादा वजन पड़ेगा। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन की जो डिपेंडेंस है, एक मिनट, अगला क्या है, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन वर्किंग फोर्स। इससे क्या समझे आप कि जो कुछ चुनिंदा लोग एक परिवार में जो काम कर रहा है, बाकी लोग खाली बैठे हैं, उन पे ज्यादा लोड बढ़ेगा, उन पे डिपेंडेंसी ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। इससे होगा क्या, अब क्योंकि रिसोर्सेज कम है, कम लोग कमाने, एक लोग कमाने वाला, ज्यादा लोग खाने वाले होंगे, तो लाइफ की जो क्वालिटी है, लाइफ क्वालिटी, ये क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगी, ये कम होगी। लाइफ जो क्वालिटी है उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और भी कई ऐसे चीजें हैं जो सोसाइटी पर, इंडिविजुअल पर एडवर्स इंपैक्ट इन सब चीजों के पड़ते चले जाते हैं। इसके बाद में जैसे कोई आदमी को पर्टिकुलर
एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो उसके पास रेवेन्यू नहीं होगा, प्रॉपर वो अपने बच्चों का एजुकेशन नहीं दे पाएगा, एजुकेशन के अलावा हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो उसके बच्चों में भी न्यूट्रिशन की कमी रहेगी, न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो उनका जो माइंड है वो कम डेवलप होगा, अगेन फिर वो अच्छी स्किल और एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो फिर वो गरीब रह जाएंगे। फिर एक जो साइकिल है ना वो कंप्लीटली चलता रह जाता है और उससे फिर उभर नहीं पाता है। तो आप ओवरऑल देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट का सोसाइटी पर या किसी कंट्री पर बहुत ही डेट्रीमेंटल या बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट इसका पड़ता है। और भी कई आप इसमें इम्पैक्ट जोड़ते चले जा सकते हैं, इसकी लिस्ट को काफी बड़ा कर सकते हैं, मेरे ख्याल में 20 तक आप इसके पॉइंट बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किसी भी कंट्री की ग्रोथ को प्रभावित करता है, उसकी सोसाइटी में डिप्रेशन लेके आता है और रिसोर्सेज का वेस्ट करता है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि रिसोर्सेज पूरी तरह से लायबिलिटी में तब्दील हो जाते हैं। बात करते हैं हम लायबिलिटी से एसेट की ओर, और यहाँ एसेट से लायबिलिटी में तब्दील कर दिया जाता है। जो मेन फैक्टर है वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारे फैक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट को एजुकेशन से जोड़ सकते हैं, हेल्थ से जोड़ सकते हैं, वहीं एजुकेशन को आप अनएम्प्लॉयमेंट से भी जोड़ सकते हैं। अब इतना सब सीखने के बाद में हम, क्योंकि इंडियंस हैं, तो इंडियन सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूशन है, कैसे एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न है, वो चीजें डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा अलग अलग 3 सेक्टर। सेक्टर 1 प्राइमरी सेक्टर, आप सभी को अच्छे से पता है प्राइमरी सेक्टर किसको बोला जाता है। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल एलीड सेक्टर को बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर। सेकंड वन इज सेकेंडरी, इसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। थर्ड वन इज टर्शियरी, टर्शियरी को बोला जाता है सर्विस सेक्टर। तो किस किस सेक्टर में कितना कितना एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, यानी कितने हमारी सोसाइटी के लोग जो हैं वो किस किस सेक्टर में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। तो देखो प्राइमरी सेक्टर में मोर देन 50 यानी लगभग 54% लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट करते हैं। वहीं आप इसकी बात करें तो इसमें लगभग बात हमारी सोसाइटी के लोग जो हैं लगभग 18 से 20% लोग इसमें एंगेज करते हैं, और इसमें सबसे कम लोग एंगेज हैं टर्सरी सेक्टर। अब देखो सेक्टर में आपको यहाँ नहीं बता रहा, सेक्टर आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूंगा। टर्सरी सेक्टर में बहुत ही कम लोग, यानी 18 से कम लगभग 12-13%, बाकी सारे लोग, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट हासिल किए हुए हैं। प्राइमरी सेक्टर आपको अच्छे से पता है, सेकेंडरी सेक्टर आपको अच्छे से पता है। टर्सरी सेक्टर में सारी सर्विस सेक्टर जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, आईटी सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी जितनी सर्विसेज है वो इसको हम टर्सरी सेक्टर में जोड़ते हैं। सेकेंडरी में हम मैन्युफैक्चरिंग में भी सबसे ज्यादा लोग जो काम करते हैं वो करते हैं स्मॉल लेवल इंडस्ट्री पे, स्मॉल लेवल या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। देखो जिस तरह से प्राइमरी सेक्टर को हम कई भागों में बांटते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल, फिशरीज और डेयरी, इन सब चीज़ों को हम अलग रखते हैं, वैसे सेकेंडरी सेक्टर को भी हम फर्दर 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो बड़े लेवल पर और एक स्मॉल लेवल पर। तो ज़्यादा जो वर्क फोर्स है वो ज़्यादा कहाँ एम्प्लॉयमेंट हासिल करती है? स्मॉल लेवल या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। जैसे घर पर कोई छोटा मोटा काम करना, घर पर कोई ऐसी मशीन बना लेना, जैसे किसी लोकल चीज का प्रोडक्शन करना, लकड़ी से मैन्युफैक्चरिंग करना, या छोटे छोटे लेवल पर जैसे घर में आटा बनाया उससे बिस्किट बनाने का काम शुरू कर दिया। तो ये स्मॉल लेवल की इंडस्ट्री होती है जिनमें ज्यादा वर्कफोर्स काम करती है, किसमें? सेकेंडरी लेवल में। और फिर ज्यादा लोग, बड़ी जो इंडस्ट्री होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, वहां भी कुछ लोग काम करते हैं। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि हर जगह स्किल चाहिए, बिना स्किल कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर यदि हम बात करें तीनों में, तो ज्यादा हो गई आपकी प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद में ये और उसके बाद में ये। सेकेंडरी सेक्टर में यदि हम बात करें ज्यादा लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है वो हो गया स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। वहीं प्राइमरी में भी आप रखना चाहें तो सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व मिलेंगे आपको किसमें?
एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटी में, एज कंपेयर टू फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री और आपका अलग अलग जो एक्टिविटी हैं जो इसमें की जाती हैं उसमें से। क्योंकि अब टर्सरी सेक्टर की बात हम करने जा रहे हैं, तो इसमें भी अब एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। दुनिया भर की नई नई आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेड, टूरिज्म, बैंकिंग, सर्विस सेक्टर, जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्रोथ, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ रही है वैसे लोगों का इनकम लेवल भी बढ़ रहा है और लोगों को अलग अलग सर्विस की जरूरत जैसे बढ़ रही है। अच्छे लोगों को चाहिए अच्छी हेल्थ, यानी जो जिसका इनकम लेवल अच्छा होगा वो क्यों सरकारी लेवल में जाएगा, वो बोलेगा कि हमारे लिए प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी हो, तो वो उनको अवेल करेगा। बैंकिंग की फैसिलिटी, इंश्योरेंस की फैसिलिटी, तो धीरे धीरे ये सेक्टर भी बढ़ रहा है और इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता चला जा रहा है। और ये सब चीज़ें हमारे देश की इकोनॉमी में क्या क्या कर रही हैं, मिला जुला कर कंट्रीब्यूट करती हैं, जिससे हमारा कंट्री ग्रोथ की दिशा में अग्रसर है। ग्रोथ हमारी बढ़ती ही चली जा रही है और हम भी चाहेंगे कि ये बढ़ता ही रहे। आगे चलकर आप लोग जो कि आज आपको लाइबिलिटी से असेट में तब्दील किया जा रहा है क्योंकि आपको एजुकेशन दी जा रही है, तो आप भी आगे जाकर कंट्री के इनकम लेवल और उसकी ग्रोथ में कुछ न कुछ योगदान जरूर देंगे। तो इससे आपको सीखना इतना चाहिए कि अच्छी एजुकेशन ले, अपने को अपना इतना स्किल्ड, इतना योग्य बनाएं ताकि आपको कभी भी ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े और एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी का निर्माण हम कर सकें। तो आज के इस चैप्टर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आपका ये चैप्टर भी पूरा होता है। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और नए वीडियो में नए जोश के साथ हम मिल लेंगे। थैंक यू।